जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जो नाम सब स्वागत। तो जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि जो 9th बायोलॉजी उड़ान बैच में स्टार्ट हुआ है उसको आगे बढ़ाया जा सके। और जैसे कि 9th में बायोलॉजी पढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे मिली है तो मैं उसको अच्छे से निभाऊं और आप लोगों को अच्छे से बायोलॉजी पढ़ाऊं ताकि आप लोगों को खूब बढ़िया से समझ में आए। तो आज जो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे जीव विज्ञान का, उस चैप्टर का नाम है कोशिका या जीवन की मौलिक इकाई। उसके आगे लिखा होता है डैश देके, पर कोशिका हम समझ सकते हैं उस चैप्टर का नाम है। तो सभी बच्चों से एक बार निवेदन है कि क्लास को जितने लोग फिलहाल लाइव हैं उतने लोग लाइक कर दें और उतने लोग मिलकर एक बार क्लास को शेयर कर दें, चाहे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, चाहे अपने कॉलेज के ग्रुप में, चाहे अपने दोस्तों के ग्रुप में, चाहे जहां पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस सेशन से जुड़ पाए और जीव विज्ञान को पढ़ने का तरीका आनंद उठा पाए। ठीक है ना, अच्छे से। चलो भाई। देवेंद्र कुमार यादव जी, चलिए। ठीक, मैसेज आ रहा है बच्चे। चलो क्लास को एक बार शेयर कर दो तो। चलो, हेलो सर, कैसे हो बच्चे? चलो जल्दी बताओ तो कैसे हो सबसे पहले आप लोग, उसके बाद फिर आगे देखा जाए। राम राम बच्चे। सर ऐप को कैसे खरीदे? पहले बच्चे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसमें आप जाओगे तो माई कोर्स वाले में बहुत सारे बैचेज आपको दिखाई देंगे, जिसमें 9th का उड़ान बैच भी दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे, बैच में जाने की कोशिश करो तो वो वहाँ पे ऑप्शन देगा कि बैच परचेज करने के लिए फीस पेमेंट करें, तो आप वहाँ से उसको बैच परचेज कर सकते हो। ठीक है ना बच्चे? चलो, तो कोशिका बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश की जाएगी और ये 9th बायोलॉजी का पहला चैप्टर। ठीक, बायोलॉजी का पहला चैप्टर, साइंस का नहीं। और उड़ान बैच से जितने बच्चे अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं बच्चे, उन बच्चों से निवेदन है कि ये उड़ान बैच से जल्दी जुड़ें, क्योंकि उनको उड़ान बैच में लाइव क्लासेस मिलेंगी, जैसा मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ एज ए यूट्यूब पे। लेकिन हर क्लासेस मेरी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, केवल आज की क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगी। इसके बाद की सभी क्लासेस आपको मिलेंगी कहाँ पर? एप्लीकेशन पे। दूसरा, वीडियो क्लासेस आपके एप्लीकेशन में पड़ी रहेंगी, जो मैं अभी आज पढ़ाऊंगा या डेली पढ़ाऊंगा, वो सभी चीजें आपको एक वर्ष तक पूरे बैच में बनी रहेंगी। पीडीएफ नोट्स आपको हर चैप्टर के मिलेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा और नोट्स पढ़ने के लिए भी होंगे। और ऑनलाइन टेस्ट देने को मौका मिलेगा। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा, आपको टेस्ट देने का एक कॉलम अलग से बना हुआ है, वहां पे आप टेस्ट जाके दे पाओगे कि आप कितने ऑब्जेक्टिव सही करते हो, कितने सब्जेक्टिव सही करते हो, इन सब चीजों पे। डाउट क्लास आपके एप्लीकेशन में सुविधा दी गई है। जो चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं वो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो वहीं पर। और पैनल पीडीएफ जो डेली का डेली आपको पढ़ाया जाता है, वो चीजें आपको, क्या चीजें, टाइम टू टाइम या हर 20 मिनट में, आधे घंटे में क्लास खत्म होने के बाद दे दी जाएंगी। ठीक, और बैच लेने में या किसी चीज में किसी भी प्रकार की दुविधा उत्पन्न होती है तो आप इन दो नंबरों पर कॉल कर सकते हो, जिससे आप आसानी से, हाँ बिजी जाएगा थोड़ा बहुत तो उस चीज को लेके ज्यादा परेशान मत रहना, पर आसानी से आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। जब वो बात करेंगे आपको समझाएंगे कि कैसे बैच परचेज करना है। और बैच परचेज करने के लिए जो फीस आपको पेमेंट करनी है बच्चे, वर्तमान समय में वो है 599 रुपए, जो कि पूरे वर्ष की फीस है और ये सब चीजें उसमें फ्री रहेंगी। ठीक, चलो गुरु जी, 10th की क्लास के बारे में अभी तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, तो इस बैच से जितने लोग अभी नहीं जुड़ पाए हो बच्चे, उतने लोग एक बार जुड़ जाओ। ठीक, दूसरी बात, समय की बात की जाए तो सभी बच्चों को टाइम टेबल सामने दिख रहा है। मेरा टाइम जो बच्चे है वो शाम का 7 से 8 बजे है और मेरा नाम अभिषेक एसपी सर है। ठीक है ना? और मैं इस बैच में आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, आनंद सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे और विवेक सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। आज विवेक सर थोड़ा सीयूटी की क्लास में बिजी हैं, कल वो अपना सिलेबस का क्लास ले लेंगे। उसके बाद डेली साइंस की क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। ठीक है ना बच्चे? तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग क्लास के लिए तैयार हो कि नहीं, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाया जाए। कितने बच्चे तैयार हो? जब भी मैं पूछूं कि कितने बच्चे आप क्लास के लिए तैयार हो, सर ऐप पर लाइव क्यों नहीं आ रहा है, चल रहा होगा बच्चे, उतने बच्चे रेड हार्ट सेंड करिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पहले से तैयार हैं। ठीक है ना? चलो। हम्म, चलो रेड हार्ट आ गया। ठीक है ना? उसके बाद अब क्लास को शुरू किया जाए।
साउंड प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, साउंड ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए ऑफ किया गया था, अभी ठीक है, अभी ठीक है। अब क्लास को शुरू किया जाए। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है कोशिका। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिखेंगे कोशिका या सेल, ठीक है ना। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे कोशिका या सेल, सेल या इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका। चैप्टर का नाम लिखते हैं। कितने बच्चे अर्थ की क्लास में कोशिका के बारे में कुछ ना कुछ या थोड़ा बहुत पढ़ रखा है? जितने बच्चे पढ़ रखे हैं जरा मुझे थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए कि हाँ सर मैंने 9th की क्लास में सेल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। चलो बताओ, देखते हैं कितने बच्चे इसके बारे में हमको बता पाते हैं। थोड़ी बहुत भी जानकारी दीजिए ताकि मुझे लगे कि आप लोगों को किस लेवल का और कितना पढ़ाना है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और बच्चे एकदम आसान भाषा में स्लो पढ़ने की आदत डालिए ताकि चीजें आपको अभी समझ में आए, ठीक। नो सर, यस सर पढ़े हैं। तो सबसे पहली लाइन में यहाँ पे अभी आपके सिलेबस से संबंधित चीजों को नहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एकदम बेसिक चीज जो मैंने कल लिखी थी वहां से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लो बच्चे मेरे शरीर का निर्माण होना होगा, मैं अभी इतने बड़े हूं, मेरी हाइट 5 फीट 8.5 इंच के आसपास है, तो अगर पूछा जाए कि मेरे शरीर का निर्माण किससे हुआ है या आपके शरीर का निर्माण किससे हुआ है, तो आपके शरीर का जो निर्माण हुआ है बच्चे वो हुआ है किसकी सहायता से? कोशिका की सहायता से। और वो कोशिका कैसी है? सजीव है। तो जब पुराने समय की बात की जाए तो पुराने समय में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी हमारे शरीर के बारे में, हमारे कोशिकाओं के बारे में, हमारे अंगों के बारे में, हमारे ऊतक के बारे में, इन सब संरचनाओं के बारे में। तो जैसे जैसे विज्ञान के क्षेत्र में खोज आगे बढ़ते गए वैसे वैसे नई नई चीजें जब खोजी गई तो उसमें एक संरचना ये भी खोजी गई, कोशिका, जो जिस वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई उसको कहा गया रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? कोशिका की खोज की थी, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन लिखते हैं जिसको समझने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहली लाइन है सेल या कोशिका, जिससे बनता है टिश्यू, ठीक। फिर उससे बनता है ऑर्गन, फिर उससे बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और उससे बनता है बॉडी या शरीर, ठीक। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिए बच्चे, यहां पर कोशिश करूंगा मैं कि आपको दोनों भाषाओं में पढ़ाने की कोशिश करूं ताकि आपको समझना एकदम आसान हो जाए। बायोलॉजी चाहे हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसकी हिंदी क्या लिखेंगे? इसकी हिंदी होती है कोशिका। क्या होती है? कोशिका, ठीक। दूसरा, इसकी हिंदी क्या होती है? ऊतक। उत्तक नहीं है, ऊतक है, ठीक। दूसरा, इसकी हिंदी क्या होती है? ऑर्गन की अंग। और ऑर्गन सिस्टम की हिंदी क्या होती है? अंग तंत्र होती है, ठीक। दूसरा, और बॉडी की हिंदी क्या लिखते हो? शरीर। ये तो एकदम बेसिक चीज है, ये तो आपको पहले से पता है। कहने का मतलब क्या है, कल मैं ये आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा था थोड़ा बहुत धीरे धीरे, ताकि आसानी से आपको क्या हो, समझ में आए, ठीक है ना। क्लास को कम से कम एक बार शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाए, ठीक है ना। एकदम मस्त एंजॉय होके पढ़ो, किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर मत लेना, एकदम आराम से पढ़ना, ठीक। सबसे पहले क्या है? कोशिका से क्या बनता है? ऊतक। ऊतक से क्या बनते हैं? अंग। अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र। और अंग तंत्र से क्या बनता है? शरीर। ये लाइन आप पूरे चैप्टर में याद रखना, ये लाइन एकदम मत भूलना। ये पूरा चैप्टर आपको यही समझा देगा कि आपको क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें छोड़नी है, ठीक है ना। सब क्लासेस अपने टाइम पे रन करेंगे बच्चे, फिलहाल अभी आज मेरी क्लास चल रही है, ठीक। तो ये लाइन हमको पहले तो याद रखना है, और जितने भी बच्चे फिलहाल अभी क्लास में जुड़े हैं उन बच्चों से निवेदन है कम से कम इस लाइन के सभी नाम को एक बार आप कमेंट में लिखिए ताकि आपको चीजें ये याद रहे, ये लाइन अच्छे से याद रहे, ठीक है ना। अंशुल यादव जी, आप बहुत सारा कमेंट एक ही बार 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 कर रहे हैं, इसका मतलब आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं है, ठीक। चलिए, तो सेल से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। और फिर उससे बना बॉडी, या कोशिका से ऊतक, अंग, अंगतंत्र और शरीर। तो सबसे पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि एक बार इस लाइन को लिखिए बच्चे, एकदम बेसिक तरीके से। कमेंट में लिखो तो देखते हैं कितने बच्चे लिख पाते हैं पहले। चलो पहले एक बार लिखो, फिर अभी देखो ये सारी चीजें मैं एक बार डिकोड करता हूं कि आराम से कैसे चीजों को समझ में आती है।
कोशिका की खोज, देखो ये सब बेसिक चीजें हैं, ये आप लोग अर्थ में पढ़े होंगे, लेकिन कुछ चीजें क्यों कही गई हैं ये सब चीजें मुझे आपको समझानी है, ठीक है ना। चलो। हम्म। चलिए, बच्चों ने लिखना आरंभ कर दिया है। मोहित कुमार ने सारा नाम एक साथ लिख दिया, मतलब अब चीजें बच्चों को समझ में आने लगी, ठीक, क्योंकि सभी बच्चे अब धीरे धीरे कमेंट में लिखना स्टार्ट कर दिए। देखो, अगर मान लो ये शरीर बन रहा है तो इसके बनने के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? कोशिका। वैसे ही अगर किसी मकान को बनाना हो, आपको अपना घर ही बनाना हो, तो आपको किस किस चीज की आवश्यकता होगी? पहले तो आपको आवश्यकता होगी किसकी? ईंट की, फिर सीमेंट की, फिर बालू की, फिर छड़ की, फिर गिट्टी की, मिस्त्री की, मजदूर की, जमीन की, हर चीज की आपको आवश्यकता है। लेकिन किसके बगैर मकान नहीं बन सकता? तो वो है ईंट। अगर ईंट नहीं है तो आप मकान नहीं बना सकते। अगर बाकी चीजें भी नहीं है तो काम चल जाएंगे, क्यों? कम से कम एक के ऊपर एक ईंट रख के एक दीवार ही बना लोगे, कमजोर ही सही, पर किसी भी दीवार को खड़ा करने के लिए, मकान को खड़ा करने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है क्या? वो हो जाएगी ईंट। वैसे ही हमारे शरीर के निर्माण के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वो है क्या? है कोशिका। इसीलिए इस कोशिका चैप्टर जहां पर ये लिखा है बच्चे, इस कोशिका के आगे एक लाइन लिखी है, जीवन की मौलिक इकाई। इसके आगे एक लाइन लिखी है क्या? जीवन की मौलिक इकाई। मौलिक इकाई लिखा है, जीवन की मौलिक इकाई। ये लिखने का अब रीजन समझ में आया? इसके बगैर जीवन संभव ही नहीं है। इसके बगैर आप जीवन सोच ही नहीं सकते। किसके बगैर? कोशिका के बगैर। इसीलिए कोशिका जहां भी लिखा होगा उसके आगे लिखा है यह जीवन की मौलिक इकाई है। अब जैसे ही ये चीजें आप देखोगे चैप्टर के आगे, इसके नीचे एक लाइन लिखी होगी, कोशिका जीवन की महत्वपूर्ण इकाई है। सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा होगा कोशिका के बारे में क्या? कोशिका जीवन की, कोशिका जीवन की, कोशिका जीवन की महत्वपूर्ण इकाई है। महत्वपूर्ण इकाई है। महत्वपूर्ण इकाई है मतलब इसके बगैर जीवन संभव ही नहीं है। बगैर कोशिका के जीवन का निर्माण हम सोच ही नहीं सकते। ठीक, कोशिका नहीं है तो किसी भी शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, अभी उसमें बात की जाएगी, पर फिलहाल अभी यहां पढ़ो। ठीक। दूसरी बात, अब इसी परिभाषा को बाद में बदल कर दिया गया क्या? कि कोशिका जीवन की, कोशिका जीवन की, अब इकाई है तो था, पर बीच में कुछ वर्ड जोड़ दिए क्या? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, एवं क्रियात्मक इकाई है। इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब भाई दोनों परिभाषा में क्या अंतर था? कोई बच्चा मुझे समझा सकता है? हाँ सब ये बच्चे ये सब नोट करना पड़ेगा, पर फिलहाल एक चीज अभी आप सुन लो, मैं आपको बाद में समझाने की कोशिश कर रहा था। कितने बच्चों को ये शब्द LSRW, कितने बच्चों को ये चीजों का मतलब पता है? कितने बच्चों को इसका मतलब पता है? पहले शब्द का अर्थ होता है लिसनिंग, दूसरे शब्द का अर्थ होता है स्पीकिंग, तीसरे शब्द का अर्थ होता है रीडिंग, और चौथे शब्द का अर्थ होता है राइटिंग। तो जब भी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होगा बच्चे, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि उसकी बातों को सुनिए, क्योंकि सुनना एक अच्छी बात है। जब तक आप कोई चीज अच्छे से सुनोगे नहीं, तब तक आप क्या करोगे? कोई चीज के बारे में पूछ भी नहीं सकते। जैसे मैं कोई चीज, यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर केवल आप लिखने में बिजी हो तब वो आपके लिए हार्मफुल है, क्योंकि आप नोट्स बनाओगे, रटोगे, कभी ना कभी भूलेगा। तो उससे बढ़िया है बच्चे, जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाए सबसे पहले सुनिए। जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं उसको कमेंट में बोलिए, टीचर उसको पढ़ाएगा, लास्ट में आपको राइटिंग या लिखना है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस चीज को इसी क्रम में लेके चलिएगा हमेशा। कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, सबसे पहले उसकी बातों पे ध्यान दीजिए, नहीं आ रहा है तो पूछिए, बीच में पढ़िए, लास्ट में जब सब चीजें क्लियर हो जाए तब लिखने के काम कीजिए। वैसे भी ये पैनल PDF आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख के लिख सकते हैं। ठीक,
तो यहां आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले क्या था, शुरू से एक बार समझो। हाँ, सबसे पहले क्या था, एक मिनट बच्चे। हाँ, चलो ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या रहा है, कोशिका जीवन की महत्वपूर्ण इकाई है, वो इस आधार पे दिया गया कि कोशिका के बगैर जीवन संभव नहीं है। लेकिन बाद में किसी वैज्ञानिक ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि अगर ये मृत कोशिका होती, डेड सेल होता, तो क्या इस मृत कोशिका से ऊतक बनता? तो नहीं बनता। अगर ऊतक नहीं बन रहा है तो ऊतक नहीं बनने से ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन या अंग न बनने से अंग तंत्र नहीं बनेंगे, और अंग तंत्र न बनने से क्या होगा, शरीर का निर्माण नहीं होगा। दूसरे केस में इसकी परिभाषा जब बदली गई कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, तो इसके लिए क्या जोड़ा गया, ये दो वर्ड, अगर कोशिका की कोई संरचना नहीं है तो ऊतक की भी कोई संरचना नहीं बनेगी, ऊतक की कोई संरचना नहीं बनेगी तो अंग की कोई संरचना नहीं बनेगी, अंग की कोई संरचना नहीं तो अंग तंत्र का, और अंग तंत्र का कोई संरचना नहीं तो क्या चीज, शरीर की कोई संरचना, हमारा आकार ऐसे स्वरूप नहीं दिखाई देगा। इसीलिए कोशिका की परिभाषा में एक शब्द जोड़ा गया, संरचनात्मक। कोशिका की संरचना होनी चाहिए तभी जाके शरीर का निर्माण होगा। दूसरा क्रियात्मक, क्रियात्मक कहने का मतलब वो जीवित होना चाहिए, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, सब प्रकाश संश्लेषण या जो भी चीज आपके मन में चल रहा हो, वो सभी क्रियाएं, जनन वगैरह कोशिका में होनी चाहिए, तभी जाके विभाजन के कारण 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, उसके समूह को ऊतक कहे, कल समझा रहे थे ना आपको, फिर अंग बने, फिर अंग तंत्र बने। तो ये दो शब्द इसलिए जोड़े गए कि कोशिका सजीव होनी चाहिए और कोशिका के बारे में जो भी चीजें, घटनाएं घटित हो रही हैं, वो भी चीजें होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहली लाइन, कोशिका से क्या बनता है, ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र और शरीर। कोशिका के बारे में जो पहली परिभाषा दी गई, कोशिका जीवन की महत्वपूर्ण इकाई होती है। क्यों? क्योंकि बगैर शरीर के निर्माण के लिए कोशिका के बगैर वो जीवन संभव नहीं है। अब कोशिका की उपयुक्त परिभाषा क्या दी गई? कोशिका की उपयुक्त परिभाषा यह दी गई कि वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की एक संरचना होनी चाहिए और कोशिका कार्य करनी चाहिए। इसीलिए कोशिका के आगे लिखा होता है यह जीवन की मौलिक इकाई है। इतनी चीजें याद क्लियर हो गई हो तो इतनी चीजें क्लियर हो गई हो तो बताओ तो एक बार रेड हार्ट सेंड करो। इतनी चीजें क्लियर हो गई हो तो एक बार रेड हार्ट सेंड करो, ठीक है ना। बताओ, इतनी चीजें अगर क्लियर हो गई हो तो एक बार रेड हार्ट सेंड करो, उसके बाद फिर आपके किताबी ज्ञान पे आते हैं। चलिए बताओ। एक बार सेंड करो तो फटाक से, फिर देखते हैं कि कितने बच्चों का क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रेड हार्ट आने का मतलब मेरे अंदर भी थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। अब आते हैं कोशिका के बारे में। तो एक शब्द है साइटोलॉजी। क्या है? साइटोलॉजी। ठीक, एक शब्द क्या है? साइटोलॉजी। ठीक, साइटो मतलब क्या होता है? सेल। और लॉजी का अर्थ होता है क्या? स्टडी, या इसी को हिंदी में कहते हो अध्ययन। कोशिका, सेल को हिंदी में क्या कहते हो? कोशिका। और स्टडी को क्या कहते हो? अध्ययन कहते हो, अध्ययन। तो अगर पूछे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। तो अगर यहां पर एक क्वेश्चन पूछे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है मेरे बच्चे, उसको कहा जाता है क्या? साइटोलॉजी। क्लियर है? कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कैसे खोजा, ये इस पे अभी बात करते हैं। तो यहां पे हम लोग एक परिभाषा लिखेंगे, क्या? विज्ञान की वह शाखा, क्या लिखोगे? विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें जिसमें कोशिका का, जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है,
किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान, उसे कोशिका विज्ञान, या इंग्लिश में इसको क्या लिखा रहेगा, इंग्लिश में ये लिखा रहेगा साइटोलॉजी, CYTOLOGY, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या लिखोगे, कहते हैं। तो अगर पूछेगा विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। पूरी तरीके से क्लियर है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हो, साइटोलॉजी। दूसरा, अब आते हैं खोज वगैरह पे। एकदम आराम से पढ़ो और चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जहां समझ में ना आए तुरंत कमेंट में बताना, ठीक है ना। चलो, अब खोज की बात की जाए तो कोशिका की जो खोज थी वो सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की। ROBERT, रॉबर्ट हुक, HOOKE। इंग्लिश में भी लिखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी चीजें दोनों समझ में आती चलेंगी। तो अगर पूछेगा कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले किस सन में की थी, तो वो था क्या, 1665 में, 1665 में। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कहां किया था, तो वृक्षों की छाल में कार्क पाया जाता है। वृक्षों की छाल में क्या पाया जाता है, कार्क पाया जाता है। कार्क पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक, वृक्षों की छाल में क्या पाया जाता है, कार्क पाया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। जिसके पतले पतले स्लाइड काटे गए, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। वृक्षों की छाल में क्या पाया जाता है, कार्क पाया जाता है। जिसकी पतली संरचनाओं को काटकर, पतली संरचनाओं को काटकर सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया, की सहायता से देखा गया तो कैसी संरचना दिखी थी, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखी थी। कैसी, मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी थी। संरचनाएं दिखाई दी, जिसे क्या नाम दिया गया, जिसे सेल या कोशिका नाम दिया गया। कोशिका नाम दिया गया। ठीक, ये सब कहानी आपने पहले पढ़ी है, ये सब कहानी आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ी होगी। ठीक, तो अगर पूछेगा कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 में। वृक्षों की छाल में क्या पाया जाता है, वृक्षों की छाल में कार्क पाया जाता है, जिसकी पतली संरचना को काटकर सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा गया तो मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी, जिसे सेल या कोशिका नाम दिया गया। और एक चीज, सबसे जरूरी चीज, यहां देखो, नोट करके लिखना, नोट, ठीक है ना। लैटिन भाषा में सेल का अर्थ
सेल का अर्थ कोई बताएगा क्या होगा? लैटिन भाषा में सेल का अर्थ क्या होता है? लैटिन भाषा में सेल का क्या अर्थ होता है? छोटा कमरा। लैटिन भाषा में सेल का क्या अर्थ होता है? छोटा कमरा। ठीक है ना, इस बात को समझ रहे हो? लैटिन भाषा में सेल का क्या अर्थ होता है? छोटा कमरा होता है। छोटा कमरा होता है। कमरा होता है। तो ये बेसिक जानकारी है शुरुआती दौर में, जब हमारे पास कोई एडवांस मशीन वगैरह नहीं थी तब। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज जिसने की उसका नाम था रॉबर्ट हुक। अब यहीं से ये सब चीजें आपको पहले पता है, अब यहां से देखो कहानी ट्विस्ट कैसे होती है, बदलती कैसी है। कोशिका की खोज सबसे पहले कहां की गई? तो पौधों के या वृक्षों के छाल में एक कारक पाया जाता है, उसके पतले पतले स्लाइड को काटकर माइक्रोस्कोप से देखा गया तो मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी। अब वो संरचना कैसी थी? तो भैया मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना की बात करोगे तो वो हनी कॉम्ब लाइक हेक्सागोनल, या आप लोग पढ़े होंगे षष्टकोणीय संरचना, ऐसे षष्टकोणीय संरचना थी। मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना की बात की जाए तो ऐसे वो क्या था? षष्टकोणीय संरचना थी, जिसका वर्णन रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया था? बताया था कि मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया था? सेल नाम दिया था। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। चलो इसको भी बनाने की कोशिश करना, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो प्रैक्टिस में ले आना। प्रैक्टिस हर चीज को निखारती है और प्रैक्टिस में आकर बन जाएगा। ठीक, और सब में अपना अपना क्या है? केंद्रक है। यही ये एक्चुअल में क्या है? ये है कार्क, और कार्क कहां पाया जाता है? वृक्षों की छाल में। वृक्षों की छाल में पाया जाता है। ठीक, दूसरी मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना, किसके समान? मधुमक्खी। मधुमक्खी, ठीक है ना, के छत्ते। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ मधुमक्खी ऐसे रहेगा, वही तो हम भी सोच रहे हैं यार। मधुमक्खी के छत्ते के समान, छत्ते के समान संरचना था, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया था? तो किसी एक हिस्से को अगर हम इतना लें तो इसी एक हिस्से को क्या नाम दिया गया? कोशिका नाम दिया। अब यहीं से कहानी बदलती है भाई साहब, यहीं से कहानी बदलती है। यहां से कहानी क्या बदलेगा? आते हैं पहले पेज पे, ये वाले पे। अब समझो, यहां पे हमने क्या लिखा था? कोशिका। कोशिका से क्या बना? ऊतक। ऊतक से क्या बना? अंग, अंगतंत्र, शरीर। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाया? साइटोलॉजी। और कोशिका की पहली परिभाषा क्या थी? कोशिका जीवन की महत्वपूर्ण इकाई है। हमें दूसरी परिभाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया था कि अगर यह मृत कोशिका होती तो क्या इससे टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी बनती, या अंग, अंगतंत्र या ऊतक वगैरह बनते? तो नहीं। इसलिए ये कोशिका कैसी होनी चाहिए? सजीव। सजीव होने में दो क्रियाएं होती, एक तो उसका संरचना होना चाहिए और दूसरा उसमें कुछ क्रियाएं होनी चाहिए, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, विभाजन, ये सब चीजें होनी चाहिए। तभी तो विभाजन के कारण दो या दो से अधिक कोशिकाएं बनती हैं तो ऊतक बनता है। इसीलिए यहां पर एक लाइन हम लोग पढ़ते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वह एक कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। मृत कोशिका। तो मृत कोशिका की खोज अगर पूछेगा किसने किया था, तब है भैया रॉबर्ट हुक जी। रॉबर्ट हुक जी। कब? 1665 में। किसी को कोई दिक्कत? मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। अब यहीं एक वैज्ञानिक उठ के आते हैं भाई साहब, यहीं पर एक वैज्ञानिक उठ के आते हैं। उन जनाब का नाम होता है क्या? उन जनाब का नाम होता है ल्यूवेनहॉक। 1774 में।
उनका पूरा नाम क्या है? एंटोनी, उनका पूरा नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज की खोज की थी। सबसे पहले अगर पूछा जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। कब? 1674 ईस्वी में। कब? सन भी याद रखना है हम लोगों को, 1674 ईस्वी में। ये सन नहीं भूलना है, ये वाला सन भी हम लोगों को नहीं भूलना है। अब यहीं देखो क्वेश्चन उठा, क्वेश्चन क्या उठा कि कोशिका की खोज किसने की? तब आप फटाक से आंसर करोगे क्या? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज कब हुई? तो 1665। लेकिन अगर बोलने वाला ये बोल दे और आप ध्यान ना दें उस बात पे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तब आप रॉबर्ट हुक दोगे तो गलत हो जाएगा। तब आप क्या करोगे? तब आप रॉबर्ट हुक ऑप्शन करोगे तो गलत हो जाएगा। तब आपको ऑप्शन क्या टिक करना पड़ेगा कि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब? 1674 में। दोनों बात क्लियर हो गई? दोनों बात क्लियर हो गई तो बताओ एक बार मुझे। चलो, दोनों बातें क्लियर हो एक दूसरे से तो बताओ तो फटाक से। बताओ, दोनों बातें क्लियर हैं? पीडीएफ बच्चे जब बैच में आप इनरोल किए होगे तो वहां पे ऑप्शन मिलेगा आपको, तो वहां पे पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगा। दोनों बातें क्लियर हैं? जीवित कोशिका की खोज किसने की और मृत कोशिका की खोज किसने की? दोनों बात क्लियर है? हाँ, चलिए। यस सर। जब भी हम कुछ पूछे क्लियर है या नहीं है तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि अब आप लोगों को रेड हार्ट सेंड करना है। तो अभी हम लोगों ने बेसिक चीज क्या पढ़ी? अभी हम लोगों ने बेसिक चीज जो पढ़ी है उसमें पढ़ा है कोशिका। कोशिका की मौलिक जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग, अंग तंत्र और शरीर बनता है। कोशिका की पहली परिभाषा थी कोशिका जीवन की महत्वपूर्ण इकाई होती है। फिर दूसरी परिभाषा आई कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कोशिका की खोज, यहां पर हम लोग अगर लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं कोशिका, कोशिका ठीक की खोज, कोशिका की खोज की बात हो रही है, ठीक है ना। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। कहां किया था भैया? वृक्षों की छाल में जो कार्क पाया जाता है उसमें किया था। कैसे किया था? उसकी पतली पतली संरचनाओं को काटकर सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उसे मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी जिसे उन्होंने सेल नाम दिया। और लैटिन भाषा में सेल का अर्थ होता है क्या? छोटा कमरा। क्या अर्थ होता है? छोटा कमरा। और रॉबर्ट हुक ने जो मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी थी कार्क में, जो वृक्षों के छाल में होता है, वो एक प्रकार की मृत कोशिका थी। तो मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, जिसके पश्चात जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब? 1674 ईस्वी। चलो बताओ, क्लियर है? ये क्लियर हो गया तो एक बार बताओ तो फटाक से। क्लियर हो तो बताओ, आगे बढ़ा जाए फिर। हम्म, चलो भाई, किसी का कोई सवाल? यस सर जी, क्लियर है सर, समझ में आ गया। स्टूडेंट ऑफ टारगेट बोर्ड। चलो ठीक, अब आते हैं कोशिका के प्रकार वगैरह पे। ठीक, हिचकी आ रही है यार। देखो, अब आते हैं कोशिका के प्रकार पे। हेडिंग डालते हैं कोशिका का प्रकार। कोशिका के प्रकार, के प्रकार, टाइप ऑफ, क्या लिख सकते हो? सेल। चलो हिंदी अभी रहने दो। टाइप ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार की अगर बात की जाएगा तो पूछेगा कोशिका कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो अगर हम लोग यहां पर एक स्टेटमेंट लिखें कि संरचना के आधार पर, क्या लिखें? संरचना
संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। तो अगर पूछेगा संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की बच्चे लिख दिए। जरा बच्चे ये भी लिख दो कि संरचना के आधार पर जो कोशिका दो प्रकार की होती है वो कौन कौन सा है, बताओ। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? संरचना के आधार पर कोशिका जो दो प्रकार की है वो दो प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला और यहां पर हम लिख देंगे दूसरा। चलो बताओ तो देखते हैं कौन बच्चा बताता है। हाँ बताओ, दो प्रकार के कौन कौन से, देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। ये सर क्लियर है? चलिए, जंतु कोशिका और पौधे की कोशिका। नहीं बच्चे, एक बच्चा लिखा है रोशन कुमार, आई थिंक नाम है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। ठीक, पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो हम इसको लिख दे रहे हैं, इसको कहते हो यूकैरियोटिक। ठीक, और जो दूसरी संरचना है उसको कहते हो क्या? यहीं पर आगे हम उसकी हिंदी भी लिख देते हैं, प्रोकैरियोटिक। अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो आप हिंदी पढ़ के आराम से पढ़ सकते हो। तो कोशिका को प्रकार के आधार पर देखा जाए तो कितने प्रकार का? दो प्रकार का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक, अगर इसी को डिवाइड किया जाए कि भैया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किस आधार पर हम लोग डिवाइड करते हैं, तो अभी आप बेसिक तौर पे कुछ परिभाषाएं याद रखो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको चीजें और एडवांस में उसको समझाते जाएंगे और चीजें आपको और अच्छे से समझ में आती जाएंगी। ठीक, चलिए, तो ये दोनों प्रकार कौन कौन से हो गए? एक है प्रोकैरियोटिक और एक हो गया यूकैरियोटिक। अब अगर बात की जाए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, तो सीधे सीधे प्रोकैरियोटिक में लिखना होगा कि वह कोशिका, ऐसे लिख लो, पहले समझ लो। प्रो, दो शब्द है, प्रो कैरियोटिक, इसमें दो शब्द हैं। पहला है प्रो, दूसरा शब्द है क्या? कैरियोटिक। दो शब्द है, मान लो, जोड़ लो। यहां भी दो शब्द है, पहला शब्द है यू, दूसरा शब्द है कैरियोटिक। ठीक, दो शब्द इसमें भी हैं, दोनों का अपना अपना अर्थ निकलता है। अर्थ कैसे? यहां पर प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को एक तरीके से कहा जाता है ओल्ड, और ओल्ड को सामान्य भाषा में कहते हो पुराना। ठीक, दूसरा शब्द है इसमें कैरियोटिक। क्या शब्द है? कैरियोटिक, ये वाला। कैरियोटिक शब्द आया है कैरियन से, और कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को हिंदी में कहा जाता है केंद्रक। तो वह कोशिका जिसका केंद्रक बहुत पुराना है या है ही नहीं, उस कोशिका को कहा जाता है क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो परिभाषा में क्या लिखोगे यहां पे? वह कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। पुराना मतलब धीरे धीरे खत्म हो गया है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हो।
उदाहरण के तौर पर भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो उदाहरण है बच्चे वो होता है जीवाणु। तो जीवाणु अगर पूछे किसका उदाहरण है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का। और जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हो? तो बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक, चलो, तो वह कोशिका जिसका केंद्रक बहुत पुराना है या है ही नहीं, उसे कहोगे क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका। उदाहरण के तौर पर जीवाणु, जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता। वैसे ही यहां यू का मतलब होता है ट्रू, और ट्रू को हिंदी में लिखते हो सत्य। ठीक, और कैरियोटिक का अर्थ वही है जो यहां है, कैरियन। और कैरियन को ग्रीक भाषा में क्या कहते हो? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को सामान्य भाषा में क्या कहते हो? केंद्रक, हिंदी में। तो वह कोशिका जिसका केंद्रक, सत्य मतलब साफ साफ दिखाई देना, साफ साफ दिखाई दे रहा हो, या जिसमें केंद्रक पाया जाता हो, उसे क्या कहोगे? यूकैरियोटिक कोशिका। तो यहीं से अगर हम इसको कॉपी करें तो बस थोड़ा सा परिभाषा क्या होगा? बदलेगा, बाकी है वही, कुछ नहीं नया नहीं आएगा। तो लिखोगे क्या? वह कोशिका जिसमें केंद्रक क्या होता है? पाया जाता है। इसके लिए क्या लिखोगे? वह कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है। वह कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसे क्या कहोगे? नहीं की जगह पे क्या लिख देना है? पाया जाता है, उसे क्या कहोगे? प्रोकैरियोटिक के जगह पे अब क्या लिख दोगे? देखो सब वही है, कुछ नहीं बदलेगा, बस इसमें पाया जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक के जगह पे यहां पे क्या लिख दोगे? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और अगर इसके उदाहरण की बात करोगे, तो इसके उदाहरण की बात करोगे तो लिख देना मनुष्य की कोशिका, हमारी कोशिका। मनुष्य की कोशिका। मनुष्य की कोशिका कैसी है? तो मनुष्य की कोशिका है यूकैरियोटिक। चलो क्लियर है बच्चे? बताओ। पूछेगा कोशिका कितने प्रकार की, तो कितना लिखोगे? 2 प्रकार। कोशिका के कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किसे कहोगे? वह कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, उसे क्या कहोगे? प्रोकैरियोटिक। उसका उदाहरण क्या दे दिए? जीवाणु। दूसरा यूकैरियोटिक, वह कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है, उसे क्या कहोगे? यूकैरियोटिक। उदाहरण क्या दे दिए? मनुष्य की कोशिका। क्लियर है? एक बार क्लियर हो गया हो तो बताओ। क्लियर हो गया हो तो बताओ। चलिए, क्लियर हो गया तो रेड हार्ट आने लगा, मतलब क्लियर है। ठीक सर, प्लीज एक क्लास 10th का भी लीजिए। 10th में प्रिंस सर पढ़ाएंगे यार, क्यों हमको उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो? प्रिंस सर अच्छा पढ़ाते हैं और इतने साल से पढ़ाते आए हैं, और 100 में 100 लाने वाले बच्चे हैं साइंस में। ठीक है ना? तो ऐसा मत संदेह करो उनके पे। ठीक है ना? जितने भी नए बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, कोई पुराने पढ़े हुए आपके भैया वगैरह होंगे, दीदी वगैरह, तो उनसे पूछिए। ठीक है ना? हाँ, चलो तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज किया जाए, उसके बाद फिर पढ़ा जाएगा। देखो जितना रिवीजन करोगे उतना आपको याद रहेगा। कोशिका से क्या बनता है? ऊतक। ऊतक से क्या बनता है? अंग। अंग से क्या बनता है? शरीर। अंगतंत्र। अंगतंत्र से क्या बनता है? शरीर। इसीलिए कहा जाता है जीवन की मौलिक इकाई, शरीर के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक चीज कोशिका। इसके आधार पर पहली परिभाषा दी गई, कोशिका जीवन की महत्वपूर्ण इकाई है, जो कि परिभाषा थी किसके? मृत कोशिका के लिए। इसकी परिभाषा चेंज की गई, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो कि चेंज की गई सजीव कोशिका के आधार पर। फिर कोशिका का अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। तीसरी बात, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में किया था। कहां पर? वृक्षों के छाल में जो कार्क पाया जाता है, उसके पतले पतले स्लाइड काट कर संरचनाओं को
सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया था? कोशिका नाम दिया था। ठीक। उसके बाद लैटिन भाषा में कोसेल या कोशिका का अर्थ होता है छोटा कमरा, क्योंकि वो सब छोटे छोटे कमरों के समान संरचनाएं दिखाई देती थी। और जिसे क्या नाम दिया गया था? कोशिका। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की वो कोशिका क्या थी? मृत कोशिका थी। इस बात का ध्यान रखना। कब? 1665 में। और सबसे पहली बार जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक द्वारा किया गया। कब? 1674 में। तो मृत कोशिका की खोजकर्ता रॉबर्ट हुक, सजीव कोशिका के खोजकर्ता एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ठीक। मृत कोशिका खोजी गई 1665 में और जीवित कोशिका खोजी गई 1674 में। चलो आगे बात हमने पढ़ी कोशिका के प्रकार। संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। वह कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे कहा गया प्रोकैरियोटिक। वह कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसे कहा गया यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण दिया हम लोगों ने जीवाणु को, और यूकैरियोटिक का उदाहरण दिया हमारी खुद की कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है, जिसको हम लोग कह लिए यूकैरियोटिक। सभी लोग एक बार रेड हार्ट सेंड कीजिए। आपको लग रहा है कि जितने बच्चे रेड हार्ट पहले से सेंड कर रहे हैं उनको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, अब जैसे जैसे कोशिका के बारे में आपके पास जानकारी बढ़ती जा रही है तो वो सारी संरचनाएं आएंगी। ठीक है ना? इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और उसमें बनाएंगे भी और उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। चलो ठीक है ना? अब हेडिंग डालते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। ठीक। इसको हिंदी में क्या पढ़ नहीं पढ़ पा रहे हो तो हम बोले थे पढ़ते समय क्या पढ़ोगे? प्रोकैरियोटिक। कैरियोटिक। अब कहीं कहीं प्रोकैरियोटिक की जगह पर लिखा होता है पूर्व केंद्रकीय। पूर्व केंद्रकीय। ठीक। पूर्व केंद्रकीय। प्रोकैरियोटिक को कहीं कहीं पर क्या लिखा होता है? पूर्व केंद्रकीय। ठीक। चलो भैया अब जरा इस पे निशाना साधा जाए। पूर्व केंद्रकीय या प्रोकैरियोटिक कोशिका पर देखें कितने बच्चे हैं जो इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका को बनाएंगे। क्या करने के लिए? समझने के लिए। और कल हमने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था प्रोकैरियोटिक कोशिका का। क्या था भाई साहब? जीवाणु। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे किसका? प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी अगर हेडिंग डालना है तो क्या डालेंगे? बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? जीवाणु। तो जीवाणु की कोशिका को हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। कैसा दिखता है? आपके किताब में एनसीईआरटी जितने बच्चे खरीदे होंगे, कल मैंने बताया था कि कौन सी एनसीईआरटी हम लोगों को पढ़नी है, तो उनको ये फिगर किताब में मिलेगा। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? जीवाणु। सब लोग आप लोग ध्यान से देखो। ठीक है ना? हाँ, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग जीवाणु को बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक। ये जीवाणु की आंतरिक संरचना। इसके चारों तरफ एक आवरण और पाया जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक। दूसरी बात की जाए, इसको गति करने के लिए कुछ संरचनाओं की आवश्यकता होगी। तो कुछ ये होगा। ठीक। अगली बात, यहीं पर कुछ धागे नुमा संरचनाएं होंगी। ऐसे कुछ धागे नुमा संरचनाएं होंगी। कुछ धागे नुमा। ये हम जीवाणु बना रहे हैं, आप चीज इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और आप लोग भी साथ में बनाते चलिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चीजें आपको अच्छे से आसानी से समझ में आएंगी। ठीक। दूसरी बात की जाए तो इसके किनारे पर कुछ पतली पतली संरचनाएं पाई जाएंगी। ऐसे ही कुछ पतली पतली क्या होंगी? संरचनाएं पाई जाएंगी। इसके किनारे पर कुछ पतली पतली ऐसी संरचनाएं पाई जाएंगी, जिनका नाम भी है। नामकरण अभी हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। तो हम लोग इसको नामकरण के तौर पर भी ऐसे पढ़ेंगे। ठीक। जीवाणु पर कुछ पतली पतली ऐसी क्या पाई जाएंगी? संरचनाएं पाई जाएंगी। किसी को कोई दिक्कत? बताओ भैया।
किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो बताओ, बताओ। चलो आप लोग भी करो भाई, अगर लगता है कि आपको करना चाहिए तो आपको भी करना चाहिए, ऐसा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ना ही तो है। तो ये हो गया जीवाणु की संरचना। ठीक, अब जीवाणु की संरचना है तो आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा होगा कि कोशिका में कुछ तरल पदार्थ भी पाए जाते हैं। नो प्रॉब्लम सर, चलो भैया, नो प्रॉब्लम मतलब नो प्रॉब्लम। तो इसमें जो तरल पदार्थ है उसको कहेंगे प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। इसीलिए आप लोग कक्षा 8 में पढ़े होंगे कि कोशिका का या जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है। तो जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है किसको? जीव द्रव्य को कहा जाता है। तो कुछ इस तरीके से होगा, इसमें फैला हुआ चारों तरफ क्या? जीव द्रव्य। अब हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करता है? डीएनए। तो इसमें डीएनए भी होगा, इसमें क्या होगा? डीएनए भी होगा। पर डीएनए में थोड़ा सा अंतर होगा। आप लोगों ने जो डीएनए पढ़ा होगा, आप लोगों ने जो डीएनए पढ़ा होगा बच्चे, वो ये ऐसे पढ़ा होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का डीएनए। पर ये वाला डीएनए इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है ना। इसमें जो डीएनए होता है वो कुछ इस तरीके से होगा, एक होगा ऐसे गोल, ठीक, और जो दूसरा होगा वो होगा कुछ इस तरीके से, वो होगा कुछ इस तरीके से। चलो इसको लाल कलर से बना देते हैं, कुछ इस तरीके से। इसमें पाए जाएंगे प्रोटीन के कुछ संरचनाएं जिसको कहते हैं हम लोग राइबोसोम, और भी जगह जगह बिखरे होंगे कुछ इस तरीके से। तो इतनी संरचनाएं पाई जाती हैं जीवाणु में, इसमें कहीं केंद्रक नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग किसका उदाहरण मानेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है ना। सर जी बुक में ये फिगर है, हाँ क्लियर है ना। तो हम लोग नामकरण करें सबसे पहले इसका, सबसे पहले करते हैं इसका नामकरण। इसको कहते हैं हम लोग कशाभिका। क्या कहते हो? कशाभिका कहते हैं। क्या कहते हो? कशाभिका। और इसी को इंग्लिश में हम लोग अगर पूछे क्या कहते हैं, तो इसी को इंग्लिश में कहते हैं फ्लैजेला। नहीं याद हो रहा है इंग्लिश में नाम? कोई बात नहीं, इतनी बार हम लिखेंगे कि वो आपको धीरे धीरे सुनते सुनते याद हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको क्या बोला है, पहले किसी भी चीजों को आपको क्या करना है? सुनना है। दूसरी बात, ये जो ग्रीन कलर का है बच्चे, इसको कहा जाता है बेसल बॉडी। इसको हिंदी में भी वही लिखते हो और इंग्लिश में भी, बेसल बॉडी, ठीक। तो इसको क्या कहोगे? बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश इसकी दोनों क्या है? सेम है। अब जो बाहर की तरफ ये वाली संरचना है, ये वाली मान लो, चलो यहीं पर लिख लें इसको पहले। इस संरचना को हम लोग कहते हैं मीजोसोम, मीसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसोसोम। पहले हिंदी लिखनी थी मुझे, तो पहले हम हिंदी लिखते हैं, ठीक है ना। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं, मीसोसोम, ठीक। MESOSOME। जैसे हम सांस लेते हैं किसकी सहायता से? हमारा जो श्वसन अंग है बच्चे वो है क्या? फेफड़े। तो हम सांस लेते हैं फेफड़े से। वैसे जीवाणु जिसकी सहायता से सांस लेता है उसे कहते हो मीसोसोम। हम जिसकी सहायता से गति करते हैं वो है हमारा टांग। जीवाणु जिसकी सहायता से गति करता है उसको कहते हो कशाभिका। हमारा टांग हमारे शरीर से जुड़ा है हड्डियों से, वैसे ही कशाभिका जुड़ी होती है जीवाणु के शरीर से, बेसल बॉडी से। सबको अलग अलग अभी लिखेंगे, सबकी परिभाषाएं लिखेंगे, इसको भी, इसके नाम के भी, इसके क्या कार्य होते हैं, ये सब चीजें। और किनारे पर बच्चे ये जो धागे नुमा संरचनाएं पाई जा रही हैं, ये इन्हें कहा जाता है पक्षमाभ। क्या कहा जाता है? पक्षमाभ कहा जाता है। और इंग्लिश में इसको कहते हो सीलिया। नाम नहीं याद हो रहा है इंग्लिश का? कोई बात नहीं, इतनी बार बोला जाएगा कि आपको याद हो जाएगा। और दूसरी बात, इस वाले आवरण की बात की जाए तो इसे कहा जाता है कैप्सूल, या इसको क्या कहते हो? आवरण है ये, उसको सुरक्षा देता है। क्या है? आवरण। या इसी को क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं, CAPSUL, कैप्सूल, ठीक है ना। क्या कहते हो? कैप्सूल। या इसको प्रोटेक्शन या सुरक्षा देता है, ठीक। दूसरा, जो ये येलो कलर से बनाया है बच्चे आपने, इसको
इसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मिड। क्या कहते हो? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कहते हो। ये सभी संरचनाएं अभी आपको नाम सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन अभी जब पढ़ाएंगे ना तो आराम से याद भी हो जाएगा, इसका कार्य क्या है ये भी याद हो जाएगा। और जो ये रेड कलर से बच्चे बनाए हो इसको कहते हैं न्यूक्लियाइड। क्या कहते हो? आयड। आयड न्यूक्लियाइड कहा जाता है, इंग्लिश में इसको भी न्यूक्लियाइड। NuCleoid, न्यूक्लियस नहीं है ये, न्यूक्लियाइड है। और एक और ग्रीन कलर की ये जो संरचना बनाए हो इसको कहा जाता है पॉलीराइबोसोम। क्या कहते हो? पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम कहते हो। क्या कहते हो? पॉलीराइबोसोम। इंग्लिश में भी लिखना होगा तो क्या लिखोगे? पॉलीराइबोसोम। फिर वही बात कह रहे हैं कि अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इतनी बार नाम लूंगा कि आपको वो याद हो जाएगा। और जो ये ग्रीन कलर की संरचना एक और बनाए हो बच्चे यहां पर, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम ही कहते हैं। ये वाली संरचना भी क्या कहलाती है? राइबोसोम। क्या कहलाती है? राइबोसोम। राइबोसोम कहलाती है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार का आप लोगों को अब दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि जो चीजें मुझे केवल नाम से समझानी थी वो मैं समझा चुका। अब आपको मुझे बस याद कराना है कि कौन सा क्या अंग है जीवाणु का और कौन अंग क्या काम करता है। तैयार हो? जीवाणु की संरचना पूरी बना लोगे? अब बताओ, जीवाणु की संरचना पूरी बना लोगे? बताओ, फटाक से बताओ, जीवाणु की संरचना पूरी बना लोगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण जीवाणु, और जीवाणु की ये रही संरचना। क्लियर है? चलो आज की क्लास थोड़ी सी 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। ठीक, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी बात से परेशानी होगी। कितने बच्चे तैयार हो 10 मिनट एक्स्ट्रा के लिए? तो जरा बताना तो। हाँ, मैथ की क्लास तो अभी 8 बजे से नहीं है। कितने बजे से है मैथ की क्लास? कितने बजे है भाई मैथ की क्लासेस चलेंगी? मैथ की क्लास आपकी 8:30 बजे है बच्चे, अभी टाइम हो जाएगा। ठीक है ना? तो उसको लेके परेशान ना रहो। बताओ। जी सर तैयार हैं, मैथ की क्लास चलेगी, परेशान मत रहो। ठीक है ना? टाइम से छोड़ देंगे हम। चलो। तो यहां पे कुछ चीजें हम छोटी छोटी आपको समझा देते हैं, जैसे कसाभिका की बात करते हैं। ठीक है ना? तो पहला हेडिंग इसमें डालते हैं कसाभिका। कशाभिका की बात करते हैं। क्या हेडिंग डालते हैं? कशाभिका। इसी को इंग्लिश में क्या लिखे हो? फ्लैजेला। फ्लैजेला। ठीक। अब हमारे शरीर का गमनशील अंग क्या है? हम किसकी सहायता से गति करते हैं? तो हम जिसकी सहायता से गति करते हैं उसे कहते हैं टांग, और जीवाणु जिसकी सहायता से गति करता है उसे कहते हैं कशाभिका। तो क्या लिखोगे? कशाभिका की सहायता से, कशाभिका की सहायता से, कशाभिका की सहायता से जीवाणु गति करने की क्रिया करता है। गति करने की क्रिया करता है। की क्रिया करता है। गति करने की क्या करता है? क्रिया करता है। ठीक। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? बस ऐसे छोटा छोटा स्टेटमेंट ही लिखना है हम लोगों को। किसी को कोई चीज समझने में दिक्कत? दूसरी बात पे आए। दूसरी बात मान लो हम लोग कशाभिका लिख लिए। कशाभिका इसके शरीर से जिसकी सहायता से जुड़ा है उसे क्या कहते हो? बेसल बॉडी। चलो, तो दूसरी बात हम लोग लिख लें क्या? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी। इंग्लिश में भी हम लोग इसको क्या कहते हैं? बेसल बॉडी कहते हैं। ठीक, तो बेसल बॉडी में हम लोग क्या लिखेंगे?
यह कशाभिका को जीवाणु के शरीर से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है ना, क्या होगा, यह कशाभिका को, यह कशाभिका को, यह कशाभिका को जीवाणु के शरीर, जीवाणु के शरीर से जोड़ने का कार्य करता है, से जोड़ने का कार्य करता है, कार्य करता है। बस याद रखो, एक लाइन छोटी सी, याद हो जाएगा आराम से। तो अगर पूछेगा जीवाणु जिसकी सहायता से गति करता है तो उसे क्या कहते हो, कशाभिका। और जीवाणु जिसकी सहायता से, जो कशाभिका जीवाणु के शरीर से जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग बेसल बॉडी। वैसे ही अगर हम ऐसे आगे बढ़े, कशाभिका को, बेसल बॉडी को, मीजोसोम को, तो तीसरा अगर हम लोग लिखें यहां पे, तीसरा लिखें मीजोसोम, मीजोसोम, मीसोसोम की बात करें, ठीक, मीसोसोम की बात करें, तो अगर पूछेगा मीसोसोम क्या है भैया, तो मनुष्य जिसकी सहायता से सांस लेता है वो है फेफड़े। तो जीवाणु के शरीर का जो श्वसन अंग होगा वो होगा मीजोसोम। ठीक है ना सर, आप कौन से बुक से पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी से। तो इसमें हम लोग जो स्टेटमेंट लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे, जीवाणु, जीवाणु का श्वसन अंग, का श्वसन अंग, जीवाणु का श्वसन, श्वसन अंग मीजोसोम होता है या मीसोसोम होता है, मीसोसोम होता है, जिससे जीवाणु, जिससे जीवाणु सांस लेने की क्रिया करता है, सांस लेने की क्रिया करता है। चलो भाई, क्लियर है। हाँ, मैथमेटिक्स की क्लास होगी, अब हम ओवर करते हैं एक बार रफली। अच्छा, मैथमेटिक्स की क्लास आज नहीं है, देखो मुझे जानकारी नहीं थी, टाइम टेबल में था। मैथमेटिक्स की क्लास जैसे ही सब लोग अपना टीचर सिलेबस खत्म करेंगे, इंट्रोडक्शन वाला, उसके बाद रेगुलर हो जाएगी। और एक क्लास आपकी यूट्यूब पे हो चुकी है बच्चे मैथमेटिक्स की, ठीक है ना। हाँ चलो, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने टोटल यूज की इतने सारी चीजों। सबसे पहले कोशिका के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों ने ली, किससे क्या बनता है, उसकी परिभाषाएं पढ़ी। फिर कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। फिर हमने पढ़ा कोशिका की खोज कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, जीवित कोशिका, कोशिका का अर्थ क्या होता है, मृत कोशिका को किसने खोजा, सजीव कोशिका को किसने खोजा। फिर हमने फिर पढ़ा कोशिका कितने प्रकार की, प्रोकैरियोटिक की, यूकैरियोटिक। फिर हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना बनाई, फिर उसमें से कुछ अंगों के बारे में लिखा कि कौन से क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए बच्चों कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। उसके बाद अगर क्लास पसंद आई हो तो बच्चे आप सबसे पहले कमेंट में रेड हार्ट सेंड कीजिए, जो कि पहले से आ चुका है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग कहेंगे क्लास को बाय बाय टाटा। और जितने बच्चे उड़ान बैच से नहीं जुड़े हैं अभी, उन बच्चों से निवेदन है कि वो आके एनरोल करें और अच्छे तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट के आपके क्लासेस चलते हैं और अच्छे से पढ़ पाओ, ताकि आपकी तैयारी एकदम बेसिक से बेहतर हो पाए। तो कल मिलते हैं बच्चे इसी समय पर, तब तक के लिए जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, मेरे से कि कुछ खुशियां आपको मिले, मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार। बाय बाय, गुड नाइट।